तो दोस्तों आज हम बात करने वाले क्लास 12 फिजिक्स का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक देख सकते हो, निलंबित कुंडली धारामापी। निलंबित कुंडली धारामापी क्या होता है, इसका रचना, सिद्धांत तथा कार्यविधि को बताइए। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देख सकते हो ये इसका चित्र, पूरी रचना बताएंगे कैसे इसकी रचना आपको बना के लिखनी एग्जाम में, जिससे बोर्ड एग्जाम में पूरे नंबर मिले। सिद्धांत भी बताएंगे क्या है इसका, कार्यविधि क्या है, सब कुछ आज की वीडियो पे एकदम मस्त तरीके से देखेंगे। ठीक है, तो यार भाई प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखना। ठीक है, एकदम मस्त तरीके से समझोगे, एक भी बात आपको रटनी नहीं है, एक एक बस समझना, जो पॉइंट क्या है उनको सुनते चलना, बस पूरा समझ जाओगे। ठीक है, तो चलो बात करते हैं आपका निलंबित कुंडली धारामापी क्या होता है। ठीक है, तो देख सकते हो ये आपका चित्र बना हुआ है, ये पूरा चित्र जो है आपका निलंबित कुंडली धारामापी का है। आप बात करें इसका कार्य क्या होता है, एकदम सिंपल भाषा में समझो। निलंबित कुंडली धारामापी, नाम से पता चलता है धारामापी अर्थात धारा का मापन करने वाला। ठीक है, ये जो होता है इसका कार्य क्या होता है, धारा को मापना अर्थात धारा को नापना। ठीक है, ये क्या करता है, ये धारा को मापता है कि धारा कितनी है, ये सब कुछ ये बताता है। ठीक है, इसकी मदद से आप धारा जो होती है, आपकी करंट जो होती है, उसका आप मापन कर सकते हो। ठीक है, कि धारा कितनी है इसके द्वारा आप माप सकते हो। तो ये चीज़ है इसका कार्य निलंबित कुंडली धारामापी का। तो ये तो एकदम सिंपल सी बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, धारामापी का मतलब धारा को मापने वाला। आप बात करें ये क्या कार्य होता है इसका। ठीक है, सब कुछ समझेंगे, सिद्धांत पूछा जाएगा, रचना और कार्यविधि, तो तीनों चीज़ों को एकदम मस्त तरीके से समझेंगे। तो देखो ये इसका पूरा चित्र है, यहाँ पे सब कुछ आपको समझा दे। देखो इस पे होता क्या है, इस पे देख सकते हो, यहाँ पे ये जो आपको ब्लैक वाला दिख रहा है, ये आपका एल्युमिनियम की एक फ्रेम होती है। ठीक है, आपको एक एल्युमिनियम की फ्रेम लेनी है और उस पर क्या करना है, तांबे के तार को लपेट देना है। ध्यान से समझो, एक एल्युमिनियम की फ्रेम लेनी है। अगर आप इसकी रचना करना चाहते हो, ठीक है, इसकी रचना करना चाहते हो या इसको बनाना चाहते हो, तो आप क्या करो, एल्युमिनियम की फ्रेम लो और उस पर क्या करो, तांबे की तार को लपेट दो। ठीक है, देख सकते हो ये हमने एल्युमिनियम की फ्रेम ली है और उसमें तांबे की तार को, ये देख सकते हो ऊपर से क्या किया गया, तांबे के तार को लपेटा गया है। और ये जो इस टाइप से दिख रहा है, ये आपका इस टाइप से गोल होता है, ये 3D पे बना इसलिए इस टाइप का दिख रहा है, आपका इस टाइप से गोल होगा और उस पर ये एल्युमिनियम का फ्रेम क्या होगा, गोल होगा और उस पर क्या होगा, तांबे के तार को लपेटा जाएगा। ठीक है, तांबे के तार की लपेट के एक कुंडली बनाई जाएगी और यहाँ पे अंदर क्या रखा जाएगा, एक नर्म लोहे की क्रोड। ये जो सी दिख रहा है आपको, ये क्या है, नर्म लोहे की क्रोड होती है। ठीक है, नीचे आपका एक स्प्रिंग लगा होता है, यहाँ पे एक टर्मिनल T2 होता है। ठीक है, और ऊपर चलोगे तो यहाँ पे एक दर्पण M लगाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस दर्पण में, इसमें ही हम धारा का जो विक्षेप आता है कि धारा कितनी है, इसी से मप जाएगी। ठीक है, इसी पे आपका विक्षेप आ जाएगा। अभी पूरा समझेंगे, जब कार्यविधि देखेंगे सब कुछ समझेंगे। ठीक है, फिर ऊपर देखोगे यहाँ पे फास्फर ब्रांच की पत्ती लगाई गई है, यहाँ पे एक मरोड़ टोपी को लगाया गया है और यहाँ पे टर्मिनल T1 है। इस पे 2 टर्मिनल होते हैं, पहला टर्मिनल ये है, दूसरा टर्मिनल ये है। ठीक है, और यहाँ पे 2 चुंबक लगाए जाते हैं। ये जो आप N और S देख रहे हो, ये आपका चुंबक का मतलब नॉर्थ ध्रुव है अर्थात उत्तरी ध्रुव है, और ये साउथ पोल है अर्थात दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, मतलब आपके ये जो चुंबक है इसके 2 ध्रुव यहाँ पे बनाए गए हैं, आपका N और S। ठीक है, तो सिंपल आपको करना क्या है, एक सिंपल सी भाषा समझ लो। अगर समझ गए चित्र को, अपने आप भाषा में, अपनी भाषा में लिखोगे, किताब भी एक भी नहीं रटना, अपनी भाषा में लिखोगे। सिंपल क्या बात बताई, आपको एक एल्युमिनियम की फ्रेम लेनी है, उसमें तांबे के तार को लपेट कर एक कुंडली बना लेनी है और उसके अंदर नर्म लोहे की क्रोड को रख देना है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे इसको 2 चुंबक के बीच में लटका देना है। ठीक है, 2 चुंबक N और S के बीच में क्या करना है भैया, लटका देना। जब लटका दोगे, ऊपर यहाँ पे एक चुंबक, ये आपका दर्पण है। ठीक है, ये एक दर्पण M लगा दिया जाएगा, M का मतलब मिरर, मिरर का मतलब दर्पण, एक दर्पण लगा दिया जाएगा। नीचे यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा दी जाएगी, यहाँ पे एक टर्मिनल T2 होगा और ऊपर देख सकते हो ये फास्फर ब्रांच की पत्ती से लटकाया जाएगा। ये जो आपका लटकाया जाएगा पूरा उपकरण फास्फर ब्रांच की पत्ती से लटकाया जाएगा और ऊपर देख सकते हो यहाँ पे मरोड़ टोपी लगी होती है और यहाँ पे टर्मिनल T1 लगा होता है। ठीक है, 2 टर्मिनल लगे। टर्मिनल का क्या कार्य है, टर्मिनल मान लो एकदम कुंजी जैसा होता है, जैसे इसको उठा दोगे तो धारा बंद हो जाएगी और लगा दोगे तो धारा चालू हो जाएगी। तो ये सिंपल सा, एकदम सिंपल सा सिस्टम है इसका। अब आपको यहाँ पे रचना समझाते हैं, जो चीज़ें बताया। देखो जो चीज़ रचना में क्या लिखना होता है, रचना का मतलब होता है बनावट। जैसी इसकी बनावट है वही चीज़ अपनी भाषा में बना के लिख दो। जो अभी जितनी चीज़ें बताई वही चीज़ें यहाँ पे लिखी, देख लो, पढ़ो एक बार। आपसे यहाँ पे हेडिंग पड़ी रचना, निलंबित कुंडली धारामापी रचना पड़ी। इसमें क्या लिखा, इसमें एक आयताकार कुंडली होती है जो कि तांबे
के पतले तार को एल्युमिनियम की फ्रेम पर लपेटकर बनाई जाती है। इसमें क्या होता है, एक आयताकार कुंडली होती है जिसमें क्या किया जाता है, एल्युमिनियम की फ्रेम होती है और उसमें तांबे के तार को लपेटा जाता है, तब आपकी आयताकार कुंडली जाके बनती है। ठीक है, पढ़ लो। इसमें एक आयताकार कुंडली होती है जो कि तांबे के पतले तार को एल्युमिनियम की फ्रेम पर लपेटकर बनाई जाती है। एल्युमिनियम का फ्रेम होता है, उस पर तांबे के तार को लपेटा जाता है, तब जाके आपकी आयताकार कुंडली बनती है। ये सिंपल सी बात है, यही चीज़ समझाया था, वही चीज़ हमने लिखा है कि इसमें एक आयताकार कुंडली होती है जो कि तांबे के पतले तार को एल्युमिनियम की फ्रेम पर लपेटकर बनाई जाती है और इस कुंडली को पतली फास्फर ब्रांच पत्ती से एक स्थायी घोड़ा नाल चुंबक N व S के बीच लटकाया जाता है। ध्यान से समझो, पहले आपने क्या किया, एल्युमिनियम की फ्रेम ली, उस पर तांबे के तार को लपेटा और कुंडली बना ली, फिर इसे फास्फर ब्रांच की पत्ती के द्वारा लटकाया जाएगा और क्या लगा दिया जाएगा, घोड़ा नाल चुंबक। इनका नाम क्या है, घोड़ा नाल चुंबक, या सिंपल भाषा में केवल चुंबक ही कहो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, घोड़ा नाल चुंबक कहो या केवल चुंबक कहो। तो यहाँ पे फिर से पढ़ो, इसमें एक आयताकार कुंडली होती है जो कि तांबे के पतले तार को एल्युमिनियम की फ्रेम पर लपेटकर बनाई जाती है। फिर कहा गया, इस कुंडली को पतली फास्फर ब्रांच पत्ती से एक स्थायी घोड़ा नाल चुंबक N व S के बीच लटकाया जाता है और पत्ती का ऊपरी सिरा, ये जो पत्ती होती है आपकी कौन सी, फास्फर ब्रांच की जो पत्ती है, ये फास्फर ब्रांच की पत्ती, इसका ऊपरी सिरा अर्थात ऊपर वाला सिरा, देखो कहा गया फास्फर ब्रांच की पत्ती का ऊपरी सिरा मरोड़ टोपी तथा टर्मिनल T1 से जुड़ा होता है। देख सकते हो फास्फर ब्रांच की जो पत्ती, इसका ऊपरी सिरा जो है मरोड़ टोपी और टर्मिनल T1 से जुड़ा होता है। फिर तथा निचला सिरा स्प्रिंग तथा T2 से जुड़ा होता है। ये जो इसका फास्फर ब्रांच की पत्ती का निचला सिरा ये स्प्रिंग तथा टर्मिनल T2 से जुड़ा होता है। फिर कहा गया, कुंडली के भीतर एक नर्म लोहे की क्रोड कुंडली को बिना स्पर्श किए रखी जाती है। अब ये जो कुंडली आपने बनाई एल्युमिनियम की फ्रेम पर तांबे के तार को लपेटकर, इसके अंदर आपको एक नर्म लोहे की क्रोड रखना है जो कि इस कुंडली को बिना स्पर्श किए रखी जाएगी। ये ऐसे हिसाब से आपको ये क्रोड रखनी है कि ये कुंडली पे स्पर्श ना करे, इस कुंडली को छुए ना, ऐसे हिसाब से रखनी है। देखो कहा गया ना, कुंडली के भीतर एक नर्म लोहे की क्रोड कुंडली को बिना स्पर्श किए रखी जाती है। फिर कहा गया, निलंबन पत्ती या फास्फर ब्रांच की पत्ती के निचले भाग पर एक छोटा दर्पण M लगा होता है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमने क्या लगाया, एक छोटा दर्पण M, और इसी दर्पण पर विक्षेप को पढ़ लिया जाएगा। विक्षेप का क्या मतलब है, जो धारा आप इस पे फ्लो कराओगे, यहाँ पर से आपकी धारा आएगी। ठीक है, इस टर्मिनल T1 से प्रवेश करेगी और यहाँ पे आएगी और इसमें जो आपने कुंडली बना रखी है, इससे ही आपका इस दर्पण M पर विक्षेप दिखेगा। ठीक है, विक्षेप का मतलब ये जैसे सुई टाइप लगी होगी और उस पर आपका पूरा विक्षेप पढ़ा जाएगा। ठीक है, ये होगी विक्षेप की, एकदम सिंपल होगी। आप जब धारा आएगी तो उसमें क्या होगा, इस सुई की दिशा बदलेगी, कभी इधर जाएगी तो उस और कभी इधर जाएगी। तो इस हिसाब से आपका क्या पढ़ा जाएगा, धारा मापी का विक्षेप की कितनी धारा उसमें आई है, इसी से आपका पढ़ा जाएगा। तो सिंपल सी बात, ये तो आपको समझाने के लिए बना दिया था। तो आपने यहाँ पे क्या सीखा, सबसे पहले बताओ। आपने हेडिंग लगाई निलंबित कुंडली धारा मापी। आपसे पूछा जाएगा इसकी रचना लिखो, सिद्धांत लिखो, कार्यविधि लिखो और चित्र बनाओ। तो चित्र तो ये बना हुआ है, सिंपल क्या करना है, रचना जो चित्र बनाया है इसी को आपको लिखना है। सबसे पहले आपने क्या किया भैया, एल्युमिनियम की फ्रेम ली, उस पर तांबे के तार को लपेटा, वही चीज लिख दो। इसमें आयताकार कुंडली होती, ये आयताकार ही तो है, आयताकार कुंडली होती जो कि तांबे के पतले तार को एल्युमिनियम की फ्रेम पर लपेटकर बनाई जाती है। फिर इस कुंडली को पतली फास्फर ब्रांच पत्ती से एक घोड़ा नाल चुंबक N और S के बीच लटकाया जाता है। पत्ती का ऊपरी सिरा मरोड़ टोपी तथा टर्मिनल T1 से जुड़ा होता है तथा निचला सिरा स्प्रिंग तथा टर्मिनल T2 से जुड़ा होता है। कुंडली के भीतर एक नर्म लोहे की क्रोड, देख सकते हो नर्म लोहे की क्रोड कुंडली को बिना स्पर्श किए रखी जाती है। अब निलंबन पत्ती या कहो फास्फर ब्रांच की पत्ती जो होती है, इसके निचले भाग पर एक छोटा दर्पण M लगा दिया जाता है और इसी पर विक्षेप पढ़ा जाता है। ठीक है, अभी आपको कार्यविधि बताएंगे। तो सिंपल रचना ये हो गई, तो एकदम मस्त तरीके से आपको समझाया। सिंपल चित्र बना देना और साइड पे ये जो बनाया है इसी को यहाँ पे लिख देना, बस रचना कंप्लीट। आप चलते हैं, पहले हम इसकी कार्यविधि बताएंगे, सिद्धांत उसके बाद। ठीक है, आपको क्या करना है, पहले रचना लिख देनी है, फिर कार्यविधि की मतलब कार्य कैसे करेगा, फिर इसके बाद सिद्धांत की, इसका सिद्धांत क्या है। ठीक है, तीनों पॉइंट लिखना है, पहले चाहे रचना लिख लो, सिद्धांत लिख लो, फिर कार्यविधि लिख लो, या रचना कार्यविधि फिर सिद्धांत लिख लो, जिस हिसाब से आपको बन जाए उस हिसाब से लिख लेना। ठीक है, तो रचना बताइए, अब इसके बाद हम बताएंगे आपको कार्यविधि। तो इसको आप क्या करो, इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लो, हम हट जाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, तो यार अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो भाई लाइक भी कर लो और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लो, अब चलते हैं इसकी कार्यविधि की ओर।
ठीक है, तो रचना हमने समझ ली थी आपका निलंबित कुंडली धारामापी की। आप बात करेंगे इसकी कार्यविधि। कार्यविधि का जानते हो मतलब क्या होता है? कार्यविधि का ये मतलब होता है कि आपकी ये कैसे कार्य करती है, मतलब इसका कार्य कैसे होता है वो आपको बताना है। तो ये तो आप सिंपल जानते हो, इसका कार्य ये है धारा को मापना। ठीक है, इसका कार्य क्या है? धारा को मापना। लेकिन ये कैसे धारा को मापेगी? इतनी चीज़ें आपने लगा रखी, टर्मिनल T1 लगा रखा, मरोड़ टोपी, दर्पण, ये कुंडली लगा रखी, 2 चुंबक के ध्रुव लगा रखे, स्प्रिंग लगा रखी, T2 लगा रखी। तो इतनी चीज़ें क्यों लगाई गई है? कैसे हम इससे धारा को नापेंगे या मापेंगे? तो वो चीज़ आपको यहाँ पे कार्यविधि पे पता चलेगा। तो देखो एक एक पॉइंट को पढ़ना और समझना। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा कार्यविधि पे। हमने लिखा है क्रोड, ये जो आपकी क्रोड है, क्रोड बल रेखाओं को संकेंद्रित करती है तथा इस प्रकार ध्रुव खंडों के बीच चुंबकीय क्षेत्र प्रबल हो जाता है। ध्यान से समझो, ये कहाँ से शुरू है आपका। आपको ये जो चित्र पूरा दिख रहा है, इस फास्फर ब्रांच की पत्ती पे ये जो आपने कुंडली लटका रखी, ध्यान से समझो, ये जो आपकी फास्फर ब्रांच की पत्ती है ये आपकी है कुंडली। आपने जो फास्फर ब्रांच की पत्ती में कुंडली लटका रखी, ये कुंडली घूमेगी। ठीक है, फास्फर ब्रांच की पत्ती के साथ ये कुंडली घुमाई जाती है, इस टाइप से घूमती रहती है। ठीक है, ये फास्फर ब्रांच की पत्ती के साथ ये जो आपकी कुंडली है ये घूमती रहती है, और इस घूमने के कारण इस क्रोड पर जो आपकी चुंबकीय बल रेखाएं हैं उनको क्या किया जाता है? क्रोड से संकेंद्रित कर दिया जाता है। संकेंद्रित का मतलब समझते हो? एक ही जगह पर लाया जाता है। जो आपकी चुंबकीय बल रेखाएं फैली हुई हैं उन्हें एक ही जगह पर लाया जाता है। ध्यान से समझो, एक एक बात आपको समझनी है। आपको ये बताया गया, ये जो आपका चित्र है इसमें जो कुंडली है, फास्फर ब्रांच की पत्ती है, ये कुंडली आपकी फास्फर ब्रांच की पत्ती पर घूमती रहती है, जिसके कारण चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होती हैं, और उन चुंबकीय बल रेखाओं को इस क्रोड के द्वारा एक जगह पर केंद्रित किया जाता है। केंद्रित का मतलब एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है। देख लो यहाँ पे, क्रोड बल रेखाओं को संकेंद्रित करती है तथा इस प्रकार ध्रुव खंडों के बीच, ये दोनों ध्रुव खंडों के बीच चुंबकीय क्षेत्र प्रबल हो जाता है। ये बात आपकी वहीं से आती है। आप चाहे तो थोड़ा बहुत लिख भी लेना कि फास्फर ब्रांच की पत्ती पर आपकी जो कुंडली है ये घूमती है, जिसके कारण क्या होता है? चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न हो जाती हैं, और इन चुंबकीय बल रेखाओं को इस क्रोड के द्वारा, ये जो आपकी क्रोड है नर्म लोहे की, इस क्रोड के द्वारा एक जगह पर संकेंद्रित किया जाता है, अर्थात एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है। जब आप एक जगह पर इकट्ठा कर लोगे तो ये जो आपने चुंबक लगा रखे हैं, ये जो चुंबक लगा रखे हैं, इनके बीच में जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है, अर्थात जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो प्रबल हो जाता है। ठीक है, कहने का अर्थ समझो, एकदम सिंपल सा है। सोच रहे हैं यार आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाए जिससे रटना ना पड़े, तो आप समझ लो। सिंपल फास्फर ब्रांच की पत्ती है, उसमें आपने कुंडली को क्या किया? लटकाया है। वो आपका जब घूमेगी इस टाइप से, ठीक है, आपकी जब फास्फर ब्रांच की पत्ती के साथ कुंडली घूमेगी तो क्या होगा? उससे आपका प्रबल चुंबकीय बल रेखा उत्पन्न होंगी, और जब चुंबकीय बल रेखा उत्पन्न होंगी तो उसे क्रोड के द्वारा एक जगह पर संकेंद्रित किया जाएगा, अर्थात एक जगह पर लाया जाएगा, जिससे क्या होगा? ये जो चुंबक आपने लगा रखे, इन चुंबक के बीच में जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाएगा। वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका जब ये फास्फर ब्रांच की पत्ती से कुंडली को घुमाया जाता है तो क्रोड जो होता है, आपको पता है जब फास्फर ब्रांच की पत्ती से कुंडली घूमेगी तो चुंबकीय बल रेखा उत्पन्न होंगी, और ये जो क्रोड होगी ये इसको क्या करेगी? चुंबकीय बल रेखाओं को केंद्रित करेगी। हमने लिखा क्रोड बल रेखाओं को संकेंद्रित करती है, अर्थात एक जगह पर इकट्ठा करती है, तथा इस प्रकार ध्रुव खंडों, ये जो चुंबक के ध्रुव है ना, ये चुंबक के ध्रुव है। चुंबक का आपका कौन सा ध्रुव है? ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। तो जो चुंबक के दोनों ध्रुव हैं इनके बीच में देखो कहा गया, तथा इस प्रकार ध्रुव खंडों, जो चुंबक के ध्रुव खंड है इनके बीच में चुंबकीय क्षेत्र जो हो जाता है वो बहुत प्रबल हो जाता है। तो एक एक बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, सिंपल, पहले क्रोड पर क्या हुआ? क्रोड जो होता है बल रेखाओं को संकेंद्रित करता है, तथा इस प्रकार जो ध्रुव खंड होते हैं उनके बीच चुंबकीय क्षेत्र प्रबल हो जाता है। इतना बात हो गई। अब आगे समझो। अब जो यह दर्पण आपने लगा रखा है, अब यह जो दर्पण आपने लगा रखा है मिरर, अब यह जो दर्पण होता है यह पत्ती के साथ, ये जो आपकी फास्फर ब्रांच की पत्ती या निलंबन पत्ती है इसके साथ साथ घूमता है। आप देखो, सिंपल सी बात है, जब आप फास्फर ब्रांच की पत्ती पे ही दर्पण लगा रखे हो, उसी पर कुंडली लगा रखे हो, तो सिंपल जब वो घूमेगी तो आपका इस कुंडली के साथ साथ दर्पण भी घूमेगा। तो वही चीज़ लिखा है कि आपका अब यह जो दर्पण है यह पत्ती के साथ साथ घूमता है, इस पत्ती के साथ साथ घूमता है। फिर कहा गया तथा जिसका विक्षेप लैंप तथा पैमाने की सहायता से पढ़ा जा सकता है। हमने आपको ये पहले ही बताया था, जब धारा आपकी आएगी तो वो इसी मिरर, इसी दर्पण पर अपना विक्षेप दिखाएगी, और उस विक्षेप को
इसको आप कैसे पढ़ोगे, देख सकते हो लैंप तथा पैमाने की सहायता से पढ़ोगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। आपका ये दर्पण जो है फास्फा ब्रांच की पत्ती पे लगा है और विक्षेप जो होगा, धारा का जो मापन होगा वो इसी दर्पण पर होगा और आप उसे पढ़ोगे कैसे, लैंप तथा पैमाने की सहायता से। तो वही कहा गया तथा जिसका विक्षेप अर्थात धारा का जो मापन होगा वो लैंप तथा पैमाने की सहायता से पढ़ा जा सकता है। आगे बढ़ो। संपूर्ण प्रबंध को एक धात्विक बक्से में बंद करके रखा जाता है। ये जो आपका पूरा चित्र है ना, ये जो पूरी आपके उपकरण हैं, इनको एक धात्विक बक्से में बंद कर दिया जाता है। ये ऐसा नहीं रहता, एक धात्विक बक्सा होता है, उसमें हम इसको पूरे उपकरण को क्या करेंगे, बंद कर देंगे। सिंपल सी बात। कहा गया संपूर्ण प्रबंध को एक धात्विक बक्से में क्या करते हैं, बंद करके रखा जाता है। फिर कहा गया धारा जिसका मापन करना हो एक टर्मिनल T1 से प्रवेश करती है तथा निलंबन पत्ती या फास्फा ब्रांच की पत्ती कुंडली स्प्रिंग से होकर T2 से निकल जाती है। अब आपसे कहा गया जिस धारा का आपको क्या करना है, जिस भी धारा का आपको मापन करना है उसे आप इस टर्मिनल से होकर गुजारो। ठीक है, देख सकते हो हमने यहाँ से एक धारा निकाली इस टाइप से और ये आपकी धारा जो है टर्मिनल T1 से होती हुई, मरोड़ टोपी से होती हुई, दर्पण, कुंडली और स्प्रिंग से होती हुई टर्मिनल T2 से जो होगी वो बाहर निकल जाएगी और आपका जब यहाँ से आएगी तो इसी दर्पण पे हम इसका विक्षेप पढ़ लेंगे कि मतलब ये धारा का मापन कर लेंगे और उसके बाद ये कुंडली से होती हुई यहाँ से आपका टर्मिनल T2 से बाहर निकल जाएगी। ये है इसकी कार्यविधि। धारा कैसे मापी, आपने क्या किया, सिंपल कुछ नहीं किया। आपने जो आपकी फास्फा ब्रांच की पत्ती है इसमें जो आपने कुंडली बांध रखी, ये एल्युमिनियम की फ्रेम में तांबे की तार को लपेट कर और दर्पण भी लगा हुआ है, तो ये सिंपल घूमेगी। जब ये जो आपका फास्फा ब्रांच की पत्ती से घुमाई जाएगी तो क्या होगा, आपका चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होंगी और चुंबकीय बल रेखाओं को स्क्रोड के द्वारा एक जगह पर केंद्रित किया जाएगा और जब ये एक जगह पर केंद्रित हो जाएंगी तो आपका क्या होगा, इन दोनों ध्रुवखंडों, ये जो चुंबक के ध्रुवखंड हैं, इनके बीच में क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र पर बल हो जाएगा। जब चुंबकीय क्षेत्र पर बल हो जाएगा फिर आगे आपसे कहा गया कि अब ये जो दर्पण ये भी कुंडली के साथ साथ घूमता है। आप जिस भी धारा का आपको मापन करना है इस टर्मिनल T1 से भेजो और ये आपका यहाँ दर्पण में इसका विक्षेप पढ़ लिया जाएगा, किसके द्वारा, लैंप तथा पैमाने के द्वारा, और फिर ये आपका टर्मिनल T2 से बाहर निकल जाएगी। तो ये है इसकी कार्यविधि धारा मापी की। धारा मापी का मेन कार्य यही है, धारा को मापना। ठीक है, सिंपल समझ में आ गई कार्यविधि, सबको समझ में आ गई होगी आशा करते हैं। और इस पूरे उपकरण को एक धात्विक बक्से में बंद करके रखा जाता है। तो कुछ ना करो, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। रचना भी पढ़ा दी आपको, कार्यविधि भी पढ़ा दी, अब केवल बचता है इसका सिद्धांत, निलंबित कुंडली धारा मापी का सिद्धांत। तीनों चीज़ें आपको लिखनी है। ठीक है, कार्यविधि एकदम सिंपल है, समझ गए होगे तो खुद बना के लिख लोगे। ठीक है, तो कार्यविधि भी हो गई, रचना भी हो गई, अब चलते सिद्धांत की ओर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप रचना भी आपने देख ली, कार्यविधि भी देख ली, आप चलते सिद्धांत की ओर। इसका सिद्धांत पे आपको कुछ नहीं करना, एक दो सूत्र आपके जनरेट होंगे, सिंपल वही आपको बता देना है। तो देखो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले सिद्धांत पे आपको लिखना है, जब कुंडली में धारा I प्रवाहित की जाती है तो बल युग्म का आघूर्ण। देख सकते हो हमने क्या किया, यहाँ टर्मिनल T1 से एक धारा प्रवाहित की, मान लो वो धारा है I आपकी, वो धारा क्या है, I है, और वो यहाँ से प्रवाहित हुई है कुंडली में। ठीक है, तो जब कुंडली में धारा I प्रवाहित की जाती है तो उसमें क्या आरोपित होता है, बल युग्म का आघूर्ण, जिसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। ये होता है बल युग्म का आघूर्ण टाउ। ठीक है, टाउ बराबर सूत्र होता है NIAB साइन थीटा। ठीक है, टाउ बराबर होता है NIAB साइन थीटा, जहाँ टाउ क्या है, बल युग्म का आघूर्ण, एन क्या है, एन है इसमें कुंडली में फेरों की संख्या, कुंडली में जो तांबे के तार लपेटे हैं आपने, वो फेरों की संख्या, कितने फेरे आपने लपेटे उसकी फेरों की संख्या है। ए क्या है आपका, सॉरी अभी आई भी तो है, आई क्या है आपकी धारा है, ए क्या है आपका, ए है आपका क्षेत्रफल, बी आपका क्या है चुंबकीय क्षेत्र, और थीटा क्या होगा, कोण होगा। ठीक है, अब इस थीटा का मान देखो यहाँ पर से 90 डिग्री होगा। ठीक है, कैसे होगा वो समझो। आपने क्या किया, ये जो चुंबक है ये कैसे लिए, आपने बेलनाकार लिए है, और क्रोड जो है ये भी आपने क्या ली है, बेलनाकार ली, अर्थात इस टाइप से गोल ली है या बेलनाकार ली है। ठीक है, तो जिस कारण से ये क्या होगा, इसका चुंबकीय क्षेत्र जो होगा त्रिज्य होगा, और इस कारण से यहाँ पे थीटा बराबर 90 डिग्री होगा। आप सिंपल ये समझ सकते हो कि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो लंबवत होगा। इस कुंडली जो घूम रही है, इस कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र अर्थात जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितने कोण पर होगा, 90 अंश के कोण पर होगा। तो यहाँ पर से थीटा बराबर जो हो जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, थीटा आपका 90 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ से हम इस पर 90 डिग्री रख देंगे। तो टाउ बराबर NIAB साइन 90,
टाउ बराबर NIAB साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री की आपकी वैल्यू पता होगी आपको, ठीक है। साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। तो यहाँ पर से सिंपल आ जाएगा टाउ इक्वल टू NIAB, टाउ इक्वल टू NIAB, ठीक है। ये सिंपल सा सूत्र आ जाएगा, ठीक है। सिंपल कुछ नहीं किया हमने, जब आपका थीटा 90 हो गया तो यहाँ पर से क्या आया, टाउ इक्वल टू NIAB, ये आपका क्या है, बल आघूर्ण, ठीक है। और अब आप क्या करोगे, इसका सूत्र बनाने के लिए आपको यहाँ पे कुछ मानना होगा। क्या मानना होगा, ठीक है। इतना आने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर से लिखना है यदि इस फास्फर ब्रांच की पत्ती या निलंबन पत्ती की जो मरोड़ दृढ़ता होगी, आप देख सकते हो यहाँ पे हमने मरोड़ टोपी लगा रखी है, इस कारण से इसकी जो मरोड़ दृढ़ता हो जाएगी वो यदि C हो, तथा इस पत्ती का जो ऐठन हो, ऐठन समझते हो, जैसे आप देखो मान लो किसी स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग को खींचो तो उसमें क्या होती है, ऐठन होती, ठीक है। तो वो अगर फाई हो, वो अगर क्या हो, फाई हो, ठीक है। ध्यान से समझो, एक एक पॉइंट आपको समझना है। आपसे कहा गया यदि आपकी ये जो फास्फर ब्रांच की पत्ती या निलंबन पत्ती है, इसकी मरोड़ दृढ़ता C हो तथा ऐठन जो फाई हो, ठीक है। ध्यान से समझो, यहाँ पे हम देखो लिखते हैं, सिंपल यहाँ से लिखते हैं, यदि निलंबन पत्ती की, यदि निलंबन पत्ती की मरोड़ दृढ़ता, पत्ती की मरोड़ दृढ़ता जो हो C हो, मरोड़ दृढ़ता C तथा ऐठन फाई हो, ऐठन क्या हो, फाई हो, ऐठन क्या हो, फाई हो, ठीक है। जब ऐठन फाई होगी तब आपका एक बल आघूर्ण आएगा, प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण, ठीक है। कौन सा आएगा, प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण, यहाँ से लिखना प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण, प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण, ठीक है। प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण, ठीक है। प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण क्या हो जाएगा आपका, वो किसके बराबर होगा, इसी के, आपकी मरोड़ दृढ़ता C और ऐठन फाई के गुणनफल के, C इंटू फाई, ये आपका फॉर्मूला आएगा। ध्यान से यहीं पे समझना था, केवल आपने रचना कार्यविधि तो एकदम आसानी से समझ ली, सिद्धांत ही आपको देखना है। आपसे कहा गया सिद्धांत में जब कुंडली में धारा I प्रवाहित की जाती है तो बलयुग्म का आघूर्ण टाउ इक्वल टू NIAB साइन थीटा, और अगर थीटा 90 हो जाए तो टाउ इक्वल टू NIAB साइन 90। तो यहाँ पर से साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो यहाँ पर जब इस पर 1 का गुणा कर दोगे तो टाउ इक्वल टू NIAB। अब हमने लिखा यदि ये जो निलंबन पत्ती या फास्फा ब्रांच की पत्ती है, इसकी मरोड़ दृढ़ता जो हो C हो तथा ऐठन जो फाई हो, तब प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण C इंटू फाई। ये आपका जो था बलयुग्म का आघूर्ण ऐसे था, और ये आपका प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण है। अब क्या हो जाएगा, अब आपका कुछ नहीं होगा, ये जो टाउ इक्वल टू NIAB है, ये NIAB और ये C फाई की वैल्यू सेम हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखो आपका कहाँ पे लिखते हैं हम, यहीं पे, तो देखो इसके नाम तो आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करेंगे और यहीं पे आपका लिखेंगे, क्योंकि देख सकते हो अब जगह बची नहीं, तो इसका नाम ये आपका इरेज कर देंगे, ठीक है, ठीक है। सिंपल, अब यहाँ पर से ये जो आपकी ये वैल्यू होगी ये इसके बराबर हो जाएगी, क्योंकि दोनों बलयुग्म के आघूर्ण हैं। तो यहाँ पर से आपको सिंपल क्या करना है, आप लिख सकते हो निक्षेपक बलयुग्म आघूर्ण, निक्षेपक, ये वाला जो है इसे कहा जाएगा निक्षेपक, निक्षेपक बलयुग्म आघूर्ण, बलयुग्म आघूर्ण बराबर हो जाएगा प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण, प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण, बलयुग्म आघूर्ण, ठीक है। यहाँ पे सही से लिख लेना, बलयुग्म आघूर्ण, ठीक है। सिंपल कुछ नहीं कर रहे, ये जो आपका निक्षेपक बलयुग्म आघूर्ण है ये प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण के बराबर हो जाएगा। सिंपल कुछ नहीं करना, आप चाहे ये ना लिखो, अगर ना लिखना चाहो आप सिंपल NIAB को C फाई के इक्वल कर दो, NIAB बराबर C फाई कर दो, बस इतना कर दो, ठीक है। और कुछ ना करना चाहो तो आप यहाँ पे आप सिंपल ये ना लिखो जो निक्षेपक बलयुग्म आघूर्ण बराबर प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण लिखा, आप सिंपल NIAB इक्वल टू C फाई लिख दो, क्योंकि दोनों बल आघूर्ण ही हैं, ठीक है। तो NIAB इक्वल टू C फाई आया, अगर यहाँ से I की वैल्यू निकाले तो वो हो जाएगी C फाई अपॉन में NB। देखो यहाँ पे A भी था ना, NIAB था, NIAB था, देखो यहाँ पर से NIAB था, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका NAB, NAB, ये आ जाएगा I की वैल्यू, धारा की वैल्यू, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई, धारा की वैल्यू, I इक्वल टू C फाई अपॉन में NAB, ठीक है। I इक्वल टू C फाई अपॉन में NAB, ठीक है। ये सिंपल इस सिद्धांत से वैल्यू आ जाएगी, और आप यहाँ पर से क्या कह सकते हो, ठीक है। इतना आने के बाद आपको क्या करना है, आप यहाँ पर से कर सकते हो, जैसे आपका देख रहे हो C अपॉन NAB है, यहाँ पर से लिख लेना आगे यदि C अपॉन में NAB इक्वल टू K,
ठीक है। यदि आपका क्या करें, यहाँ से C अपॉन एन ए बी इक्वल टू के कर दे, जहाँ के क्या है, धारा परिवर्तन गुणांक। देखो अब जगह बची नहीं इसलिए लिख लेना, के आपका है धारा परिवर्तन गुणांक, इसका क्या नाम है, धारा परिवर्तन गुणांक। तो यहाँ पर से आपका क्या आ जाएगा, आई इक्वल टू सी अपॉन एन ए बी की वैल्यू के है, तो यहाँ पर से आ जाएगा के इंटू फाई, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। सिंपल यही आपका सिद्धांत से वैल्यू होगी। ठीक है, सिंपल यहाँ पे आपने क्या किया, सबसे पहले फिर से एक बार सिद्धांत समझ लो। देखो यही कह रहे हैं कि रचनाकार विधि तो एकदम आसान थी, समझने से आ गई, सिद्धांत को भी समझने का प्रयास करो। ठीक है, देखो यहाँ पर सिंपल पहले लिखना, जब कुंडली में धारा आई प्रवाहित की जाती तो बलयुग्म का आघूर्ण टाउ इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा, थीटा 90 हो जाएगा तो टाउ इक्वल टू एन आई ए बी। फिर यदि निलंबन पत्ती की मरोड़ दृढ़ता, ये जो फास्फोब्रांच की पत्ती है निलंबन पत्ती थी, इसकी मरोड़ दृढ़ता यदि सी हो तथा ऐठन फाई हो तो प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण सी इंटू फाई। तब यहाँ से लिख सकते हो निक्षेपक, ये जो आपका निक्षेपक बलयुग्म आघूर्ण तथा ये किसके बराबर हो जाएगा, प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण के। तो यहाँ पर से एन आई ए बी बराबर हो जाएगा सी फाई के, आई की वैल्यू निकालोगे तो सी फाई अपॉन में एन ए बी, जहाँ पे सी अपॉन एन ए बी आपका क्या कहलाता है, के कहलाता है, और के क्या है, धारा परिवर्तन गुणांक। तो आई इक्वल टू यहाँ पर से आ जाएगा के इंटू फाई, आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, के इंटू फाई। ठीक है, ये सिंपल सा सूत्र इस सिद्धांत से आपको मिल जाएगा, बस इतना ही आपको लिखना था। ठीक है, तो ये आपका सिंपल पूरा सिद्धांत पे आपको इतना ही आपको पूरा लिख देना है, और आगे चाहो तो ठीक है, इतना लिखने के बाद ये जो आई इक्वल टू के फाई लिखा है, इसके बाद आप एक लाइन लिख लेना कि जो धारा मापी में प्रत्यावर्ती धारा होती है ये उत्पन्न विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होती है। तब आपका पूरा सिद्धांत कंप्लीट हो जाएगा। इतना लिखने के बाद यहाँ पर से आपको बता दें नीचे क्या लिखना है। ठीक है, इसको भी रेज कर दे रहे हैं आप, सिंपल यहाँ से लिख लेना, अतः धारा मापी में प्रत्यावर्ती धारा, अतः धारा मापी में प्रत्यावर्ती धारा अर्थात अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, जो आपकी धारा प्रत्यावर्ती धारा भेजी जाएगी ना, तो प्रत्यावर्ती धारा जो होगी वो क्या होगी आपका, अतः धारा मापी में जो प्रत्यावर्ती धारा होगी उत्पन्न विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होगी, उत्पन्न विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होगी, अनुक्रमानुपाती होगी। ठीक है, इसी से जोड़ के लिखना, अनुक्रमानुपाती होगी। ठीक है, अनुक्रमानुपाती होगी। यहाँ पर से क्या लिखा गया, अतः धारा मापी में प्रत्यावर्ती धारा जो उत्पन्न है, ठीक है, अतः धारा मापी में प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होगी। ये जो पाती लिखा है ये इसी पे जोड़ के होगा। ठीक है, अनुक्रमानुपाती होगी। ठीक है, ये सिंपल लिख लेना, सिद्धांत आपका कंप्लीट है, कुछ नहीं किया, बस आप यहाँ पर से समझने का प्रयास को, टाउ इक्वल टू एन आई ए बी यहाँ से आएगा, फिर निलंबन पत्ती की यदि मरोड़ दृढ़ता सी हो तथा ऐठन फाई हो तो सी फाई आ जाएगा, तब निक्षेपक बलयुग्म आघूर्ण बराबर प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण, तो यहाँ से एन आई ए बी इक्वल टू हो जाएगा सी फाई। अगर यहाँ पर से हम भैया आई की वैल्यू निकाले तो सी फाई अपॉन में एन ए बी, और यदि सी अपॉन एन ए बी को के इक्वल मान ले, जहाँ के है धारा परिवर्तन गुणांक, तो यहाँ पर से आ जाएगा आई इक्वल टू के फाई, फिर नीचे बस ये लिख देना, अतः धारा मापी में प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होती है। तो आपका सिद्धांत कंप्लीट हो जाएगा और आपको पूरे नंबर भी इससे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सा था। आप देखो एक दो पॉइंट इसके और बचे, आपसे पूछ लिया जाता है धारा मापी की धारा सुग्राहिता क्या होती है और धारा मापी की वोल्टेज सुग्राहिता क्या होती है। ठीक है, ये आपका न्यूमेरिकल इससे फंस जाता है, तो ये पॉइंट भी ना रह जाए, इसलिए धारा मापी की धारा सुग्राहिता भी आपको बता दे, और धारा मापी की आपकी कौन सी सुग्राहिता बता दे, वोल्टेज सुग्राहिता। तो सिंपल आप देखो ये चित्र आपका पूरा इरेज कर देंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो आप देख लेते हैं निलंबित कुंडली धारा मापी जो होती है इसकी धारा सुग्राहिता क्या होती है और इसकी वोल्टेज सुग्राहिता। तो देखो हमने यहाँ लिखा धारा मापी की धारा सुग्राहिता अर्थात सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, धारा मापी को गैल्वेनोमीटर कहते हैं, और ये जो आपका सुग्राहिता इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी का मतलब एस से इसे डिनोट करेंगे, किससे, एस से। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एस आई लिखा, मतलब आई का मतलब धारा और सेंसिटिविटी का मतलब सुग्राहिता। तो एस आई इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा फाई अपॉन में आई, जहाँ फाई क्या है, फाई है ऐठन और सी थी मरोड़ दृढ़ता, तो एस आई इक्वल टू हो गया फाई अपॉन आई। और फाई की वैल्यू कहाँ से आएगी, फाई की वैल्यू देखो यहाँ पर से आएगी, अगर आप यहाँ पर से फाई की वैल्यू निकाल लेते तो आपकी क्या आ जाती, एन आई ए बी अपॉन में सी। देखो यहाँ पर से आपका एन आई ए बी इक्वल टू सी फाई था, एन आई ए बी इक्वल टू सी फाई था। अगर यहाँ पर से आप फाई की वैल्यू निकालोगे तो एन आई ए बी अपॉन में सी आ जाएगी। तो सिंपल यहाँ पर से एस आई इक्वल टू फाई अपॉन आई है,
तो सिंपल हमने क्या किया, फाई की वैल्यू रख दी INAB या NIAB, ठीक है, अपॉन में C और बटे में I। आप देखो यहाँ भी आई तो कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा केवल NAB अपॉन C। ये हो जाएगी धारा मापी की धारा सुग्राहिता। इससे न्यूमेरिकल आ जाते हैं, ठीक है, इसलिए बता दे रहे हैं। और फिर आती धारा मापी की वोल्टेज सुग्राहिता, वो क्या होती है, SV इक्वल टू, जैसे इसमें फाई अपॉन I था, इसमें क्या हो जाएगा फाई अपॉन में V, SV इक्वल टू फाई अपॉन में V, क्योंकि वोल्टेज सुग्राहिता अर्थात सेंसिटिविटी ऑफ आपकी गैल्वेनोमीटर कौन सी, वोल्टेज सुग्राहिता मतलब वोल्टेज की, ठीक है। तो यहाँ पे SV इक्वल टू फाई अपॉन V, तो V इक्वल टू आपको ओम का नियम पता होगा, V इक्वल टू I इंटू R होती है, तो सिंपल यहाँ से V इक्वल टू IR लिख देना, ठीक है। फाई अपॉन में V की जगह IR हो जाएगा, तो सिंपल SV इक्वल टू फाई अपॉन में I की वैल्यू यहाँ से रख दो C फाई अपॉन में NAB और इंटू में R। देखो आपका यहाँ पे I इंटू R है ना, तो R ये आ गया, I की वैल्यू ये C फाई अपॉन में NAB। अब यहाँ पर से देखिए फाई से फाई कैंसिल हो जाएगा और ये NAB आपका ऊपर पहुँच जाएगा, तो NAB और बट्टे में बचेगा केवल CR। तो ये आ जाएगी आपकी वोल्टेज सुग्राहिता धारा मापी की। तो अब आपका निलंबित कुंडली धारा मापी पूरा कंप्लीट हो चुका है। आपको एग्जाम में अगर पूछा जाए, जो आपसे पूछा जाए, जैसे आपसे पूछा जाता है कि निलंबित कुंडली धारा मापी की रचना लिखिए, सिद्धांत लिखिए, कार्यविधि लिखिए, तो वही लिखना। और अगर कहीं पूछ ले धारा मापी की धारा सुग्राहिता और वोल्टेज सुग्राहिता का पूछ ले तो ये भी लिख देना, ठीक है। तो एकदम मस्त तरीके से आपको समझ में आ चुका होगा। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्लास 12 केमिस्ट्री फिजिक्स की, मस्त तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हो। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।